आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसकी लेखिका मधु काकरिया हैं। उन्होंने इस पाठ में अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है, जब वे गैंगटॉक, युमथांग, लायोंग और कटाव की यात्रा पर गई थी अपनी मित्र मणि के साथ में थे जितेन नार्गे, जो उनके गाइड थे। सबसे पहले हम इस यात्रा वृत्तांत के शीर्षक के विषय में जान लें। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक एक नेपाली युवती की बोली गई प्रार्थना से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। पाठ में सिक्किम के अतुलित सौंदर्य का तो वर्णन है ही, साथ ही पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों एवं पर्यावरण प्रदूषण के विषय में भी लेखिका ने बखूबी बताया है। तो आइए आनंद लेते हैं सिक्किम के सौंदर्य का। और पाठ का आरंभ गैंगटॉक के रात्रिकालीन जगमगाते सौंदर्य के वर्णन से हुआ है। लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक शहर को सबसे पहले रात में देखा। छोटी बड़ी पहाड़ियों पर चारों ओर बल्ब जल रहे थे। ऐसा लगता था मानो आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे चारों ओर बिखर कर टिमटिमा रहे थे। तराई की ढलान पर तो वे रोशनियों की झालर के समान प्रतीत हो रहे थे। यह था मेहनतकश बादशाहों का शहर गैंगटॉक। इतिहास एवं वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा था गैंगटॉक। बच्चों, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा शहर मतलब जिसने अतीत की धरोहर को संजो कर रखा है, इतिहास की अच्छी परंपराओं का जो पालन कर रहा है और साथ ही वर्तमान समय की प्रगति की ओर भी अग्रसर है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी से अभी अछूता है। और यह परिश्रमी बादशाहों का शहर है, एक ऐसा शहर जिसकी सुबह, शाम और रात सभी सुंदर हैं। गैंगटॉक की सितारों भरी यह रात लेखिका को मंत्रमुग्ध कर रही थी और इस सौंदर्य ने उसे शून्य की स्थिति में ला खड़ा किया था। वह ठगी सी खड़ी उस सौंदर्य को निहार रही थी, जो सौंदर्य इंद्रियों से परे था। धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से उजाला फूटने लगा और लेखिका के मुख से वह प्रार्थना निकल पड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखा था। लेखिका जहाँ ठहरी थी वहाँ की बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है, लेकिन बादलों के कारण वह चोटी उन्हें नहीं दिखाई दी, लेकिन उन्हें भांति भांति के रंग बिरंगे फूल जरूर दिखे। लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था, जो कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। रास्ते में पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ थे। एक पहाड़ी पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखीं। नार्गे जो उनका गाइड था ना, उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी एकांत स्थान पर 108 सफ़ेद छोटे छोटे झंडे यानी पताकाएं फहरा दी जाती हैं। लेखिका ने ध्यान दिया कि जिस जीप में वह थी उसमें दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी, तो उसने जाना कि जितेन नार्गे भी बुद्धिस्ट है, यानी महात्मा बुद्ध का अनुयायी है। आगे कवि लोंग स्टॉक स्थान था, जहां देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। सिक्किम की दो जनजातियों लेपचा और भूटिया के बीच लंबे संघर्ष के बाद संधि इसी स्थान पर हुई थी। आगे लेखिका ने धर्म चक्र यानी प्रेयर व्हील देखा। मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन लेखिका को आश्चर्य हुआ कि तमाम प्रगति के बाद भी देश के कोने कोने में आस्था, विश्वास, अंधविश्वास सब एक जैसे हैं। अब धीरे धीरे उनकी जीप ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। अब तक स्वेटर बुनती युवतियां एवं बोझ ढोते नेपाली दिख रहे थे, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वे सब ओझल हो रहे थे। अब हिमालय अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था, जिसका दर्शन करना ही दर्शकों एवं यात्रियों का उद्देश्य होता है। धीरे धीरे रास्ते तो घुमावदार होने लगे, लेकिन हिमालय विशालकाय होने लगा। आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वत और घाटियों के बीच कच्चे पक्के संकरे रास्ते किसी हरियाली वाली गुफा की तरह लग रहे थे। अतुलित सौंदर्य जिसे देख कोई भी गा उठे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत एवं मौन।
पूरे सौंदर्य को अपने अंदर भर लेने को आतुर। वे अपना सिर जीप की खिड़की से बाहर निकालकर चारों ओर कभी पर्वत शिखरों को देखती तो कभी दूध की सी धार वाले झरनों को, कभी चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी को। इतने सौंदर्य को एक साथ देखकर वह पुलकित थी, रोमांचित थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की हो रही थी। फिर तो वह हिमालय को सलामी देती, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के समीप ही अभिशप्त राजकुमारी के समान बैठकर उस सौंदर्य से अपनी आत्मा के तार जोड़ने लगी। मन काव्यमय हो गया, सत्य एवं सौंदर्य से भर गया। जीवन की अनंतता का प्रतीक है झरना, अनंतता का प्रतीक है यानी हमेशा वो बहता रहता है, और वह भी मानो उसकी धारा सी बनकर उनके साथ ही बहने लगी और भीतर की सारी बुराइयां भी उसकी निर्मल धारा में बह गई। लगा इसका हिस्सा बन वह भी बहती रहे, बहती रहे। फिर आगे के रास्तों में परिदृश्य बदल गया। अब सब कुछ बादलमय हो गया और वह माया और छाया के प्रकृति के इस अनूठे सौंदर्य को टकटकी लगाकर ताक रही थी। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, मंडराते बादल, धीरे धीरे बहती हवा से हिलते प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल, सबकी अपनी अपनी लय, अपना प्रवाह। चैरवेती चैरवेती यानी चलते रहो, चलते रहो। और इस सतत प्रवाह में मनुष्य का अस्तित्व मात्र एक तिनके सा, यानी मनुष्य का अस्तित्व कितना छोटा है प्रकृति के समक्ष, और प्रकृति कितनी विशाल, कितनी विराट। जीवन का असली आनंद तो यही प्रवाहमान सौंदर्य है। इस सौंदर्य के बीच जो देखा उसे देख पैरों में जैसे ब्रेक लग गए और वह ठगी सी उन्हें खड़ी देखती रही। लेखिका को लगा कि जैसे इंद्रियों से परे होकर नृत्य कर रही नृत्यांगना के घुंघरू अचानक टूटकर बिखर गए हों, यानी एक ऐसी नृत्यांगना, ऐसी डांसर जो मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रही है और आसपास के परिवेश से बेसुध होकर नृत्य कर रही है, उसके घुंघरू अचानक टूटकर बिखर गए हों, चारों ओर प्रकृति में बिखर गए हों। लेखिका ने सामने देखा उस अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से बेखबर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे हुए आटे के समान कोमल शरीर और उस पर कुदाल और हथौड़े। कई महिलाओं की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे थे। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वे पहाड़ी ने रास्तों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थी, जो कि बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को तोड़ना, फिर बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे पत्थरों में बदलना, फिर उन्हें रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाना। जरा सी चूक और सीधा नीचे। इन युवतियों को देख पलामू और गुमला के जंगल में पीठ पर बंधे हुए बच्चे, पत्ते खोजती आदिवासी युवतियां लेखिका को याद हुआईं। सच है, आम आदमी की कहानी सब जगह एक जैसी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव एक तरफ। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं, लेखिका ने सोचा। वे जब खिलखिलाईं तो लेखिका को लगा जैसे खंडहर ताजमहल बन गया हो। अब वे लोग निरंतर ऊंचाई पर जा रहे थे। आगे हेयर पिन बेंट थे, यानी यू आकार का मोड़। वहीं पर लेखिका ने देखा कि ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन ने बताया कि ये बच्चे रोज़ 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। तराई में एक ही स्कूल जो है। इनमें से अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं। ये सब कुछ जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया। यूमथांग से पहले वे लोग लायुंग में रुके, तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी के घर में। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बेहद शांत एवं सुरम्य स्थान। जीविका का साधन पहाड़ी आलू एवं धान की खेती है। बर्फ से ढके पहाड़ देखने की इच्छा कटाव तक पहुंचा दिया, यानी लेखिका को बर्फ देखने की इच्छा थी तो वो कटाव तक गई, जो कि लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। रास्ता बहुत खतरनाक था।
और उस पर धुंध और बारिश। बादलों को चीर कर जीप निकल रही थी, जोखिम भरे और बादलमय रास्तों के बीच से। कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, जितेन ने कहा। नहीं, स्विट्ज़रलैंड ना इतनी ऊंचाई पर है और ना इतना सुंदर, लेखिका की सहेली मणि ने कहा, जो वहाँ पर घूम आई थी। ताज़ा बर्फ से ढके पहाड़, साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ, चांदी से चमकते पहाड़, घुटनों तक नर्म नर्म बर्फ। पाँव ठंड से झंझना रहे थे, किंतु मन वृंदावन हो रहा था। प्रकृति के इतने निकट पवित्रता का भाव जाग रहा था। भीतर देवता जाग गए थे और वह फोटो खिंचाने की बजाय पूरे सौंदर्य को अपने अंतर्मन में उतार लेना चाहती थी। लेखिका ने महसूस किया कि इसी अप्रतिम सौंदर्य के निकट वेदों की रचना ऋषि मुनियों ने की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना का महामंत्र पाया होगा। इतना अद्भुत सौंदर्य कि जिसे देख बड़े से बड़ा अपराधी भी बुद्ध के समान करुणा का अवतार हो जाए। मणि ने लेखिका का ध्यान आकृष्ट किया कि ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं। पूरे एशिया के प्रकृति किस नायाब तरीके से बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन जाती है। यानी बर्फ़ की जो शिलाएं हैं वो सर्दियों में जम जाती हैं और उसके बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो वो पिघलकर जलधारा बन जाती हैं और अगणित लोगों की प्यास बुझाती हैं। कितना ऋण है इन नदियों का, हिम शिखरों का हम पर, लेखिका ने सोचा। इसके आगे वे लोग पहुँचे बॉर्डर एरिया पर, जहाँ फौजी छावनियाँ थीं। -15 डिग्री सेल्सियस में भी फौजी खुशी खुशी पहरा दे रहे थे ताकि हम चैन से सो सकें। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, किसी छावनी पर लिखा देखा लेखिका ने। मन उदास हो गया। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में अप्रैल के महीने में भी ठिठुरन वाली ठंड होती है, ठिठुरने लगते हैं, और हमारे ये जवान दिसंबर जनवरी में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब जम जाता है, तैनात रहते हैं। जिन सकरे रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांपते हैं, उनको बनाने में ना जाने कितनों ने अपनों को, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। एक और बात ध्यान देने योग्य थी इस यात्रा में। जब लेखिका कटाऊ से लायोंग फिर युमथांग लौट रही थी तो उस समय चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने जब पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। बच्चों, आपको पता है सन 1975 में 1975 में सिक्किम अपनी इच्छा से भारत में मिल गया था। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेखिका ने जितेन से जब पूछा तो उसने उत्तर दिया, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। जितेन प्रकृति से जुड़ा व्यक्ति था, इसलिए उसे लेखिका का गैंगटॉक शब्द में सुधार करना सही लगा। उसने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंतोक का मतलब है पहाड़। तो बच्चों, सिक्किम के गंतोक की यह यात्रा आपको कैसी लगी? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सीख ली आपने? मेरे हिसाब से तो ये सीख होनी चाहिए, इसमें आपको सीखना चाहिए कि प्रकृति अपने मूल रूप में कितनी सुंदर, कितनी विस्तृत और विराट है। हम इसका सम्मान करें, इसे गंदा ना करें। सिक्किम के लोगों से प्रेरणा लेकर पहले भारतीय बनने तथा प्रकृति को प्रदूषित ना करने के संकल्प के साथ हम विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए प्रश्नोत्तर हैं। धन्यवाद।